कहा है, एक औरत चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना सकती है, नहीं तो ममता जैसी औरतें तो बस अपने घर के टुकड़े टुकड़े ही करके दम लेती हैं। माता पिता के स्वर्गवास के बाद मैंने अपने भाई को बिल्कुल अपने बेटे की तरह पाला पोसा है, और अब ममता चाहती है कि मैं पिताजी की फैक्ट्री में अपने भाई का हिस्सा ना दूं। मेरे भाई का भी बराबरी का हिस्सा है, अगर वह चाहे तो मुझसे हिस्सा मांग सकता है, लेकिन वह मुझसे कभी भी हिस्से की बात नहीं किया है और ना ही वो आगे करेगा, क्योंकि उसे फैक्ट्री के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन मैं खुद ही जाकर छोटे से बात करूंगा और कहूंगा कि वो मेरे साथ फैक्ट्री में चलकर काम करे। मैं उन पतियों में से नहीं हूं जो अपनी पत्नी की बात आंख मूंद कर मान ले और अपने घर को बिखरता हुआ देखते रहे। मैंने माँ और बाबूजी से वादा किया था कि मैं अपने भाई को बिल्कुल अपने बेटे की ही तरह अपने पास रखूंगा। तो दोस्तों, ये है अशोक जी और विनोद दोनों सगे भाई हैं, लेकिन दोनों की उम्र में करीब 12 वर्ष का अंतर है। अशोक जी की पत्नी है ममता, और ममता शुरू से ही अपने देवर विनोद को पसंद नहीं करती, सिर्फ यही कारण से कि ममता को लगता है कि उसका देवर विनोद उससे फैक्ट्री में और घर में बराबरी का हिस्सा न मांग ले। क्योंकि ममता जब से ब्याह कर इस घर में आई थी, तब से अपने आप को इस घर की मालकिन समझने लगी थी। उसे लगता था कि कहीं उसकी देवरानी इस घर में अपने बराबरी का अधिकार न मांग ले, इसीलिए वो हमेशा अपनी देवरानी से भी चिड़ी चिड़ी सी रहती थी। लेकिन वही ममता जी की देवरानी कुसुम बहुत ही शांत और सरल स्वभाव की थी। वह रुपए पैसे धन दौलत से कोई ज्यादा मतलब नहीं रखती थी। उसे बस अपने घर का गुजारा और बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो जाए, बस इतने ही रुपए में बहुत खुशी मिल जाती थी। वह ले दे के जैसे तैसे बस अपने जीवन से खुश थी। लेकिन अपने पति विनोद से थोड़ा परेशान रहती थी, क्योंकि विनोद जहाँ भी नौकरी करता था तो कुछ दिन बाद नौकरी पसंद नहीं है या काम अच्छा नहीं लगता करके वह काम छोड़ दिया करता था। सुनिए जी, मेरी बात मानिए, आप जज जी के साथ फैक्ट्री में जाकर काम क्यों नहीं करते? नहीं कुसुम, मुझे शुरू से ही ना फैक्ट्री के काम में कोई रुचि नहीं रही है। देखिए जी, पहले की बात अलग थी, लेकिन अब हमारे दो बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका फ्यूचर, कितना कुछ करना है आपको। सब हो जाएगा, बड़े भैया है ना, तुम इतना चिंता मत करो। और जैसे ही मेरी पसंद का कोई काम मिल जाएगा ना, तो मैं मन लगाकर वह काम करूंगा। कब तक जी, कब तक? हमारी शादी को 7 साल होने लगे, लेकिन आप 4-6 महीने से ज्यादा किसी भी काम में टिकते नहीं हैं। बस या तो आपको काम पसंद नहीं आता या काम में आपका मन नहीं लगता, यही बोलकर आप अपनी नौकरी छोड़ देते हैं। कुसुम, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी नहीं दे पा रहा हूँ? क्या मैं तुम लोगों का पेट नहीं भर पा रहा हूँ या पहनने को अच्छे कपड़े नहीं दे पा रहा हूँ? अरे सब तो कर रहा हूँ ना, फिर भी मैं। अरे 1 हफ्ते बाद दोनों बच्चों की फीस जमा करना है, स्कूल से फोन आया था और मैंने इस बार जानबूझकर बड़े भैया को यह बात नहीं बताई, क्योंकि बड़े भैया फीस पेड कर देते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएं। ठीक है, मैं कल ही जाकर बच्चों की फीस पेड कराऊंगा। कुसुम प्लीज, तुम मुझे फैक्ट्री में काम करने के लिए ना परेशान मत करो, मेरा मन नहीं लगता यार वहाँ। ठीक है, लेकिन अब बहुत हो गया जी, बस अब 1 साल। अगर 1 साल तक आप इस जॉब में नहीं टिक पाए ना, तो आपको फैक्ट्री में जाकर काम करना ही होगा। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अब जाओ, जाकर मेरे लिए बढ़िया सी चाय बना कर लाओ। ठीक है। दीदी, आप कितनी पढ़ाई करती हैं? मैं जब भी आपको देखती हूँ तो आप पढ़ते ही रहते हैं। हाँ, क्योंकि मुझे पढ़ने विदेश जाना है और मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करना चाहती हूँ और एक बहुत अच्छी डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मिंटी, यहाँ क्या बकबक कर रही है तू? दीदी को ढंग से पढ़ाई क्यों नहीं करने देती? नहीं बड़ी मम्मी, मैं दीदी को परेशान नहीं कर रही थी। हाय राम, देखो तो कैसे मुंह लगती है, इसे तो जरा भी तमीज नहीं है। इसकी माँ ने इसे कैसे संस्कार दिए हैं जो अपनी बड़ी माँ से मुंह लग रही है। अरे माँ, जाने दो ना, मिंटी मुझे परेशान नहीं कर रही थी। तू चुप कर, तुझे अच्छे नंबर लाना है, तभी तो तू विदेश में जाकर पढ़ाई कर पाएगी ना। और इन लोगों का क्या है, यह लोग तो अपने राज्य से भी बाहर नहीं जा सकते पढ़ाई करने। ये दोनों भाई बहन की आदत इतनी खराब है ना कि जब भी मेरे बच्चे पढ़ाई करने अंदर आते हैं तो यह लोग डिस्टर्ब करने अंदर आ जाते हैं। लगता है इनकी माँ इन्हें सिखाकर अंदर भेजती है कि भैया भाभी को पढ़ाई मत करने देना। नहीं बड़ी मम्मी, ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? हमें मम्मी ऐसा नहीं बोलती, वह तो मैं बस ऐसे दीदी के पास चली आई थी। तू भी सुन ले बेटा, दोबारा पढ़ाई करने बैठेगी ना तो अपने कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक कर लेना, नहीं तो ये लोग फिर से तुम्हें परेशान करने आ जाएंगे। और तुम भी सुनो मिंटी, दोबारा अपनी दीदी के कमरे में ना बिना नॉक किए घुसना मत, समझी ना? अरे दीदी, बच्ची है, गलती हो गई उससे, अब वो दोबारा नहीं आएगी गुड़िया के कमरे में। क्या बच्ची है, बच्ची है बोल बोल कर तो उसे और ज्यादा तुमने बिगाड़ रखा है। अरे 11वीं कक्षा में पहुंच गई, इस उम्र में तो बच्चे घर के काम काज भी करने लगते हैं। तुम एक काम क्यों नहीं करती? जब इसका खाली समय रहता है ना तो तुम इसे घर के काम काज सिखाओ। वैसे भी शादी के बाद ससुराल में यही काम काज तुझे काम आएगा।
जब भी काम धंधा नहीं होता तो मेरे बच्चों को परेशान करने आ जाती हैं। अरे क्या सिखाया है तुमने अपने बच्चों को? दीदी ऐसा मत बोलिए ना, बच्चे हैं, वो अपनी बड़ी दीदी से बहुत प्यार करती है, इसीलिए वह अपनी बड़ी दीदी के पास चली आई थी। प्यार से फ्यूचर नहीं बनता। मेरे बच्चे बाहर विदेश पढ़ने जाने वाले हैं, तुम्हें क्या, तुम तो अपने पति को समझा पाई और ना ही बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाई। मम्मी बस जाने दीजिए ना, चाची को इतना क्यों डांट रही हैं आप? अरे गुड्डी, तुझे क्या समझ में आता है? तेरे फ्यूचर को लेकर मैं रात दिन परेशान होती हूँ। अगर तेरे नंबर कम आए ना तो तेरा लंदन जाना कैंसिल ना हो जाए। माँ क्या फर्क पड़ता है, अपने इंडिया में भी तो इतने सारे कॉलेज है ना। अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो मैं इंडिया से ही डॉक्टरी कर लूंगी। चुप कर, दोबारा ना इंडिया का नाम मत लेना कि मैं इंडिया में रहकर पढ़ाई करूंगी। तुझे तो विदेश में जाकर पढ़ाई करनी है। दीदी हमारा देश किसी दूसरे देश से कम नहीं है। आज भी हर क्षेत्र में हमारे देश ने दूसरे देशों से ज्यादा तरक्की की है। चुप कर, तुझे क्या समझ में आता है जो तू मुझे सिखाने बैठी है? अरे सिखाना ही है तो देवर जी को सिखाओ, समझाओ कि ढंग की कोई नौकरी कर ले, जिससे बच्चे कम से कम अपने स्टेट से बाहर जाकर पढ़ाई कर ले। मम्मी चलिए यहाँ से, और आज के बाद मम्मी मैं दीदी के कमरे में कभी नहीं आऊंगी। बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। अब तू भी सुन ले, दोबारा अपना कमरा लॉक करके पढ़ाई करना, और ये दोनों भाई बहन को अपने कमरे में आने मत देना, तू समझी ना? ठीक है मम्मी। देखिए जी, हमारे बच्चों को ना ये देवर जी के बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं, ढंग से पढ़ने तक नहीं देते। अरे वो बच्चे अभी छोटे हैं ना, उन्हें इतनी समझदारी नहीं है। लेकिन उन लोगों की नासमझी की वजह से मैं अपने बच्चों का फ्यूचर तो खराब नहीं कर सकती ना। एक बात कहूँ मैं खुल के आज आपको, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, देखो ये रात दिन ना मैं परेशान नहीं रह सकती। मुझे शांति चाहिए, मेरा खुशहाल परिवार चाहिए। तुम कहना क्या चाहती हो ममता? यही कि अब बच्चे बड़े हो चुके हैं तो इस घर में सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाना चाहिए, और अब मैं चाहती हूँ कि इस घर का बंटवारा हो जाए और दोनों परिवार अपने अपने परिवार के साथ सुकून से रहे। ये रात दिन की किलकिल ना मुझे बर्दाश्त नहीं होती। क्या बकवास कर रही हो ममता तुम? मैं इस घर का बंटवारा नहीं। ठीक है, बंटवारा नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाती हूँ। अरे भाभी इतना गुस्सा क्यों? सब आपकी वजह से तो हो रहा है देवर जी। मैं खूब समझती हूँ आपके चाल को। आप इसीलिए कोई भी नौकरी में नहीं टिक पा रहे हैं ना, क्योंकि आपको फैक्ट्री में आधा हिस्सा चाहिए, इस घर में आधा हिस्सा चाहिए। भाभी ये कैसी बात कर रही हैं आप? मैंने आज तक अपने मन में भी यह ख्याल नहीं लाया और आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। ममता बकवास बंद करो। नहीं, आज बात खुली है ना तो पूरी बात हो ही जाना चाहिए। नहीं ममता बस करो। देवर जी, बचपन से लेकर आज तक आपके बड़े भाई ने आपको पढ़ाया लिखाया, आपकी शादी ब्याह की, आपके बाल बच्चों का खर्चा उठाया। क्या पूरी जिंदगी आप अपने बड़े भाई पर ही आश्रित रहना चाहते हैं, या फिर जिंदगी में कुछ करेंगे भी, या फिर इसी भरोसे पर बैठे हैं कि आपको घर और फैक्ट्री का आधा हिस्सा मिल जाएगा तो उसी को बेच बाच कर आप अपनी पूरी जिंदगी निकाल देंगे? ममता बस करो ममता। नहीं, आज तो बात होकर रहेगी। अरे देवर जी, आप चाहते क्या है ये बताइए कि अपने माता पिता की संपत्ति के टुकड़े करना चाहते हैं आप? एक तो तुम्हारे बच्चे इस घर में मेरे बच्चों को शांति से पढ़ने नहीं देते, तुम्हारी पत्नी को ढंग से घर का कोई काम नहीं आता, तुम ढंग का कोई काम नहीं कर सकते, तो क्या जिंदगी भर हम लोग तुम्हें बिठाकर बस पालने पोसने का ठेका लेकर रखे हैं? ममता बस। और मारिए, जितना मर्जी है चाहे उतना मारिए। आज आपकी मार भी ना मेरा मुंह बंद नहीं करवा सकती। जो सच है वही बोल रही हूँ मैं। निकल जाओ तुम मेरे घर से। नहीं भैया, भाभी को इस घर से मत निकालिए। भाभी जो भी कह रही है ना बिल्कुल ठीक ही कह रही है। भाभी ने कुछ गलत नहीं कहा है, और अब समय आ गया है अपने आप को साबित करने का। जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम आज यह घर छोड़ देंगे भैया। चलो कुसुम, अपना सामान मान लो। नहीं मेरे भाई, मुझे छोड़कर मत जा मेरे भाई। तू अपनी भाभी की बातों में मत आ। नहीं भैया, भाभी ने आज मेरी आंखें खोल दी। अशोक जी अपने भाई विनोद और उसकी पत्नी को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आज पहली बार विनोद को अपनी भाभी की बात दिल तक लग गई थी। इसीलिए भाई की लाख समझाने पर भी विनोद वहां नहीं रुका और अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर वहां से चला गया। अशोक जी रोते बिलखते रह जाते हैं, लेकिन ममता का कलेजा नहीं पसीजता और वह अपने देवर और देवरानी को रोकने की कोशिश भी नहीं करती। वह दोनों अपना सारा सामान लेकर चले जाते हैं और इधर बेचारे अशोक जी उनके जाने के गम में बीमार पड़ जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतते जाता है। इधर अशोक जी धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। ठीक होने के बाद उन्होंने अपने भाई और उसकी पत्नी कुसुम को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन शहर में उनका कहीं कुछ पता नहीं चला। धीरे धीरे 4 साल का समय बीत गया और अब वह दोनों अपने अपने परिवार में सामान्य हो चुके थे। अरे ममता, तेरे बच्चों की क्या पढ़ाई पूरी नहीं हुई है जो अभी तक वो लोग विदेश में ही पड़े हैं? अरे उन्हें अपने देश वापस बुलाओ, उनकी शादी ब्याह के बारे में सोचो। अरे माँ, आप इतनी चिंता क्यों करती हैं? मेरे लिए तो
इससे बड़े गर्व की बात और कुछ नहीं है कि मेरे बच्चे विदेश पढ़ने गए और वहाँ पढ़ लिख कर दोनों अपने अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं। वह एक कामयाब इंसान बन चुके हैं। लेकिन ममता, वह लोग कब तक वहाँ रहेंगे और यहाँ तुम दोनों क्या ऐसे ही बुढ़ापा काटोगे? नहीं माँ, जिस दिन हमें लगेगा कि हमें अब अपने बच्चों की शादी कर देनी चाहिए, उस दिन हम लोग अपने बच्चों को फोन करके बुला लेंगे यहाँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम फोन करोगी और तुम्हारे बच्चे तुम्हारे एक फोन से यहाँ दौड़े चले आएंगे? क्यों नहीं आएंगे माँ, वह मेरे बच्चे हैं, वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी कोई बात नहीं टाल सकते हो। बस बस रहने दे ममता, इतना ही बता तू। अरे अब वो लोग दूध पीते बच्चे नहीं रहे, अब वो तेरी उंगली पकड़कर चलने वाले बच्चे नहीं रहे, अब वह लोग समझदार हो चुके हैं और देखना वो लोग अपने अपनी जिंदगी के फैसले ना खुद ही ले लेंगे। माँ, ये कैसी बात कर रही हैं आप? अरे वो लोग मेरे बच्चे हैं और मुझे अपने परवरिश पर पूरा यकीन है। मेरे बच्चे यही भारत आकर हमारी पसंद से ही शादी करेंगे और यही अपनी जिंदगी बसाएंगे। भाई कोई भी कब तक पराये देश में रहेगा? आखिर एक न एक दिन अपने देश तो वापस आना ही पड़ेगा ना उन लोगों को। अच्छा, अब वो पराया देश हो गया? जब मैं तुझे समझाती थी कि बच्चों को मत भेजा, बाहर मत भेजा, तब तो तू कहती थी कि यहाँ रखा ही क्या है, और अब कहती है कि पराये देश में बच्चे कब तक रहेंगे। अब भूल जा ममता, तेरे बच्चे ना एक लंबी उड़ान भरने निकल चुके हैं, अब वो वापस इस घोंसले में कभी नहीं आएंगे। माँ, कैसी माँ है आप मेरी दुश्मन है या? अरे दामाद जी की हालत देख, मैं तेरी दुश्मन नहीं हूँ, तू अपने परिवार की खुशियों की ना दुश्मन बन गई है। तू ही बता, क्या तुझे इतने बड़े घर में अकेले अच्छा लगता है? अरे मुझे तो एक दिन में ऐसा लगता है जैसे ये घर मुझे काटने को दौड़ रहा है, और तू कैसी माँ है जो अपने दोनों बच्चे के बिना यहाँ बड़ी खुशहाली से जिंदगी बिता रही है? अरे तूने एक बार भी दामाद जी के बारे में सोचा है? दामाद जी की हालत देखी है तूने? बेचारे दिन ब दिन क्या हालत हो रही है उनकी। माँ, आप तो ना बेकार की बात करती हैं। अरे उनकी तबीयत आजकल नरम गरम रहने लगी है, इसलिए उनकी हालत ऐसी दिख रही है, वरना खुश तो हुआ भी बहुत है अंदर से, और गर्व से उनकी छाती चौड़ी होती जा रही है कि उनके बच्चे बाहर विदेश में पढ़ाई करने गए और पढ़ लिख कर दोनों अपने अपने कामों में सफल हो चुके हैं, दोनों अपने अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं। तुझे अभी मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? देख ली तू एक बार बुलाकर अपने बच्चों को, तब तुझे पता चलेगा कि तूने सब कुछ खो दिया है। आप तो हमेशा ऐसी बात करती है माँ। अगर आपको इतनी ही चिंता थी तो आपने मेरे भाइयों के बच्चों को क्यों बाहर भेजा पढ़ने? ये मेरा फैसला नहीं था ममता, यह तो तेरे भाई भाभी की बेवकूफी थी, जिसमें अब वो सिर में हाथ रखकर रो रहे हैं। दूसरों को भले ही छाती चौड़ी कर करके बता रहे हैं वो कि उनके बच्चे बाहर विदेश में नौकरी करते हैं, लेकिन अंदर अंदर घुट रहे हैं क्योंकि वह लोग अपने देश वापस आना ही नहीं चाह रहे हैं। क्या पूनम और नितिन वापस इंडिया नहीं आना चाह रहे हैं? नहीं, तू तो अपने घमंड में अपने दौलत के नशे में ऐसी चूर है कि तुझे तो किसी रिश्तेदार के यहाँ बैठने की फुर्सत नहीं है, किसी का सुख दुख बांटने की फुर्सत नहीं है। तुझे कैसे पता चलेगा कि तेरे भाई भाभी किस चिंता में जी रहे हैं? क्या मुझे तो माँ की बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन मेरे भाई के बच्चों में और मेरे बच्चों में जमीन आसमान का अंतर है। मेरे बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो मेरी कोई बात नहीं टाल सकते। ममता को आज भी लगता था कि उनके बच्चे उनकी सारी बात मान लेंगे, वह जैसा कहेगी वैसे चुपचाप मान लेंगे, लेकिन ममता को भी क्या पता था कि अब बच्चे सच में बहुत बड़े हो चुके थे और वह एक लंबी उड़ान भरने को निकल चुके थे। सुनिए जी। हाँ कहो ममता। हाँ जी, मैं कह रही थी कि अब हमारे बच्चे काफी बड़े हो चुके हैं। हमारी गुड़िया तो 28 साल की हो गई है और रौनक भी पूरे 30 का हो गया है। अब हमें अपने बच्चों की शादी कर देनी चाहिए। चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन क्या हमारे बच्चे हमारी बात मानकर हमारी पसंद से शादी कर लेंगे? अरे हमारी पसंद से क्यों, हमारे बच्चे अपनी पसंद से शादी करेंगे, लेकिन हाँ उनकी शादी हम लोग धूमधाम से करवाएंगे। ठीक है, तो बच्चों से बात कर लो। अरे ये क्या, मैं बच्चों से बात करने की बात कर ही रही थी कि देखो ना रौनक का फोन आ गया। हेलो, हाँ बेटा रौनक, कैसा है तू? आजकल तो तू फोन करना भी कम कर दिया है। हाँ माँ, मैं तो ठीक हूँ, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता था। हाँ कहो ना बेटा, वैसे एक जरूरी बात तो मैं भी तुमसे करना चाहती थी। माँ पहले मैं बोलता हूँ। हाँ बोलो बेटा। माँ अपना शादी करना चाहता हूँ। अरे वाह बेटा, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। लेकिन देखो, ये शादी ब्याह के फैसले ऐसे फोन पर तो नहीं लिए जा सकते ना। एक काम करो, तुम थोड़ी लंबी छुट्टी लेकर आओ, फिर हम लोग यहाँ बैठकर आराम से बात करते हैं और फिर हमारी रिश्तेदारियों में लड़की पसंद करते हैं। अरे नहीं माँ, वहाँ आने की क्या जरूरत है, मैं तो बस आपको बताने को फोन किया है कि मैंने अपने लिए एक लड़की पसंद कर ली है और अगले महीने की 2 तारीख को मैं उससे शादी कर रहा हूँ। तू पागल हो गया है क्या? इतने जल्दी तूने शादी का फैसला भी ले लिया और हमें अब बता रहा है? शुक्र करो माँ कि मैं कम से कम शादी करने से पहले आपको बता तो रहा हूँ, मैंने गुड़िया की तरह तो नहीं। गुड़िया की तरह? क्या मतलब गुड़िया की तरह? हाँ माँ, गुड़िया ने 3 महीने पहले ही
यहीं के एक अमेरिकन लड़के से शादी कर ली है। क्या? ये तो क्या बोल रहा है रौनक? हाँ माँ, और मैं भी जूली से शादी करना चाहता हूँ, इसलिए हम लोग अगले महीने ही शादी कर रहे हैं, वो भी रजिस्टर्ड मैरिज। नहीं बेटा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हमने तुम लोगों के लिए कितने सपने देखे हैं। तुम लोग अपने देश वापस आओ, उसके बाद हम धूमधाम से तुम लोगों की शादी करेंगे। बेटा, हमारे बारे में तो सोचो। माँ, मैं इतनी दूर वापस वहाँ आने के लिए नहीं आया हूँ, अब मैं वहाँ कभी लौट कर नहीं आऊंगा, लेकिन हाँ, साल 2 साल में एक बार आप लोगों को जरूर मैं रुपए भिजवा दिया करूंगा। अपनी बात खत्म करके रौनक ने फोन काट दिया। रौनक की बात सुनकर तो ममता जी का हाल बेहाल हो गया और वह अपना माथा पीटने लगी और माथा पीट के जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगी। हाय राम, ये सब क्या हो गया? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसे दिन देखने पड़ेंगे। जिन बच्चों को विदेश भिजवाने के लिए मैंने पूरे परिवार को छिन्न भिन्न कर दिया, और वही बच्चे आज विदेश जाकर मुझे भूल गए, अपनी माँ को भूल गए। वो लोग अपने देश वापस नहीं आना चाहते। क्या? ये तुम क्या कर रही हो ममता? हाँ जी, गुड़िया ने तो 3 महीने पहले ही वही के विदेशी लड़के से शादी कर ली है, और रौनक भी अगले महीने वहाँ के एक विदेशी लड़की से शादी करने जा रहा है, और वह लोग अपने देश वापस नहीं आना चाहते। देख लिया ना ममता, अपने जिद का नतीजा देख लिया। तुम्हारी इसी जिद की वजह से मुझसे तुमने मेरे भाई और कुसुम को दूर कर दिया। वह बेचारे ना जाने कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। जिन बच्चों के लिए तुमने अपने परिवार के टुकड़े टुकड़े कर दिया, उन्हीं बच्चों ने आज तुम्हें इस उम्र में अकेला छोड़ दिया। तुम्हारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मैंने कहा था तुमसे कि बच्चों को अपने देश में ही रहने दो, अपने देश में ही रहकर कुछ करने दो, लेकिन तुमने तो मेरी एक ना मानी। तुम्हें तो विदेश का भूत सवार था। लो देख लो, पराये देश ने आज तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। क्या है तुम्हारे पास? अरे बुढ़ापे में माँ बाप की असली दौलत तो उनके बच्चे ही होते हैं, लेकिन तुम्हारी असली दौलत तो अब तुमसे दूर है, कोसों दूर है, जो वापस कभी लौटकर तुम्हारे पास नहीं आएंगी। हाँ जी, ये मुझसे क्या हो गया? ये मैंने क्या कर दिया? अब तो बच्चों के वियोग से ममता बहुत दुखी रहने लगी थी। उसके आंसू थमते नहीं थे। वह दिन रात अपने किए पर पछताती थी। धीरे धीरे 2 साल का समय बीत गया। अब तो ममता बहुत अकेली हो चुकी थी। इधर अशोक जी दिन भर फैक्ट्री चले जाते थे और ममता दिन भर अकेले घर में बस रोते रहती थी। अब तो बच्चों ने फोन करना भी बंद कर दिया है। कितना समय हो गया मैंने अपने बच्चों से बात नहीं की। मैम साहब, क्या हुआ मालती? आज तो बड़ी देर कर दी आने में। वो मैम साहब, आज गांव से ना मेरी देवरानी के बच्चे आए थे, तो बस उन्हीं के साथ थोड़ा समय बिता रही थी मैं, इसलिए आने में देर हो गई मुझे। आपने जो कल बच्चों के लिए केक और खीर दिया था ना, बच्चों ने बहुत चाव से खाया। बोल रहे थे कि मेरी मैम साहब बहुत अच्छी है, वो आपको बहुत दुआएं दे रहे थे। सच में मैम साहब, आप कितनी दयालु हैं, आप हमारा कितना ध्यान रखती हैं। मेरे बच्चों को नई नई चीजें खाने पीने की देती हैं आप। मैं इतने घर काम करने जाती हूँ, लेकिन आपसे दयालु मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। क्या कहूँ मालती, यह तो मैं अपने कर्मों का फल भोग रही हूँ। क्या कहा मालकिन आपने? कर्मों का फल? अरे आप इतनी अच्छी हैं, आप कभी कुछ बुरा कर ही नहीं सकती। नहीं मालती, तुझे कुछ नहीं पता। मैंने बुरा किया है, बस उसी पाप को धोने की कोशिश कर रही हूँ और लोगों की मदद कर रही हूँ, ताकि भगवान मेरे इतने बड़े पाप की सजा मुझे कम से कम दे। मालकिन, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ऐसा कौन सा पाप हो गया है आपसे? हमारी इतनी अच्छी देवी जैसी मालकिन, उनसे कौन सा पाप हो गया? मैं पिछले 1 साल से आपके घर में काम कर रही हूँ, लेकिन मैंने आज तक आपका कोई बुरा व्यवहार नहीं देखा, फिर आप कहती हैं कि आपसे कोई पाप हो गया है। बहुत लंबी कहानी है मालती। मैम साहब, बताइए ना मैम साहब। इस तरह ममता जी ने अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ अपनी काम वाली को बताया, क्योंकि ममता जी के पास अब कोई दूसरा सहारा था भी नहीं जिसके साथ वह बातचीत करके अपना समय बिता सकती, इसलिए वह अपनी काम वाली को बिल्कुल अपनी सहेली की तरह समझती थी। सब कुछ सुनने के बाद मालती बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है कि मैम साहब कभी ऐसी थी। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है मैम साहब कि आपने इतना बड़ा अपराध कैसे कर दिया। वैसे मैम साहब, यदि आप अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहती है ना, तो आपको अपने देवर देवरानी से माफी मांग लेना चाहिए, क्योंकि आप चाहे किसी का कितना ही भला क्यों न करें, लेकिन असल में आपके पाप तो तभी धुल सकते हैं जब आपने जिसका दिल दुखाया था उसी से क्षमा मांग ले। ठीक कहती हो मालती, मैं आज इनसे कहती हूँ कि मुझे विनोद और कुसुम के पास ले जाए। ममता जी अशोक जी से कहती हैं कि उन्हें उनके देवर देवरानी के पास जाना है, जिसे सुनकर अशोक जी बहुत हैरान रह जाते हैं। क्यों, अब मन भर गया तुम्हारा? तुम्ही ने तो उन लोगों को घर से निकाला था ना। तुम्हें तो उस समय रुपए, पैसे, गाड़ी, बंगले सब कुछ चाहिए था, फैक्ट्री चाहिए था, उसमें किसी का भी हिस्सा नहीं चाहिए था। फिर अब तुम्हें कैसे मेरे भाई की याद आ गई? मार लीजिए ताने, जितने चाहे उतने ताने मार लीजिए, लेकिन असल में अब मैं बहुत अकेली हो गई हूँ और अपने किए पर बहुत पछता रही हूँ। मैं मरने से पहले एक बार कुसुम और विनोद से माफी मांगना चाहती हूँ। प्लीज आप पता कीजिए ना कि वो लोग कहाँ रहते हैं, क्योंकि मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। ठीक है,
तुम्हारी ये इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ विनोद और कुसुम कहाँ रहते हैं। क्या आप जानते हैं और आज तक मुझे बताया नहीं? क्या करती तुम जानकर? तुम्हें तो उन लोगों से नफरत थी ना। लेकिन सुन लो, आज विनोद शहर का जाना माना बिजनेसमैन बन चुका है और उसके दोनों बच्चे, एक बच्चा इंजीनियर और एक बच्चा डॉक्टर है, और वह भी नामी। इतना सब कुछ हासिल करने के बाद भी ना, आज भी कुसुम और विनोद के बच्चे अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं। इस तरह ममता की जिद करने पर अशोक जी ममता को अपने भाई के परिवार के पास लेकर जाते हैं। अरे रुकिए, आप लोग अंदर कहाँ जा रहे हैं? साहब घर पर नहीं है। कहाँ गए हैं विनोद बाबू? आज साहब का जन्मदिन है ना, तो पूरा परिवार मंदिर गया हुआ है। यदि आप उन लोगों से मिलना चाहते हैं तो आप मंदिर जाकर मिल सकते हैं। चलिए जी, कुसुम और देवर जी से मंदिर में ही चलकर मिल लेते हैं। देखा ममता, तुम्हारी ठोकर में कितनी शक्ति है, जो आज तुम्हारी ठोकर की वजह से मेरा भाई कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। लेकिन मैं आज भी अपनी इस छोटी सी फैक्ट्री को ही चला रहा हूँ। हाँ जी। इस तरह अशोक जी अपनी पत्नी ममता को लेकर मंदिर पहुँचते हैं तो वह देखते हैं कि विनोद का पूरा परिवार मंदिर से बाहर आ रहा है। अरे दीदी, आप इतने सालों के बाद। प्रणाम दीदी। रहने दो कुसुम, मैं इस काबिल हुई नहीं कि तुम मेरे पैर छुओ। नहीं दीदी, आप ऐसा मत बोलिए। अगर उस दिन आपने मुझे धुतकार कर भगाया ना होता तो शायद आज मैं यह मुकाम हासिल नहीं करता। और भाभी, ये है मेरे दोनों बच्चे। प्रणाम बड़ी मम्मी, खुश रहो बेटा। बस मैं तुम लोगों से एक बार माफी मांगना चाहती थी, इसलिए तुम लोगों से मिलना चाहती थी। देवर जी, कुसुम, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया। ईश्वर ने मुझे उसकी सजा दे दी जो मुझसे मेरे दोनों बच्चों को हमेशा के लिए छीन लिया। क्या क्या कह रही हैं भाभी आप? देवर जी, मेरे दोनों बच्चे विदेश गए और वहाँ जाकर दोनों अपने पैरों पर खड़े भी हो गए, लेकिन वह लोग अब अपने देश वापस नहीं आना चाहते। अब हमें बुढ़ापा बिना बच्चों के ही गुजारना होगा। नहीं दीदी, आप अपने आप को अकेला मत कहिए। हमारा इतना बड़ा परिवार है ना, आप भी तो इसी परिवार का हिस्सा हैं। नहीं कुसुम, मैंने जो अपराध किया उसकी सजा तो मुझे भुगतनी ही है। नहीं दीदी, ऐसा मत कहिए। हम लोग तो आज भी अपने घर का सबसे बड़ा सदस्य आप लोगों को मानते हैं। इसीलिए जो भी हुआ सब कुछ भूल जाइए और एक बार अपने परिवार के साथ रहने वापस आ जाइए। कुसुम, तुम सच में कितनी अच्छी हो। किसी ने सच ही कहा है, समय बहुत बलवान है। कभी भी अपने रुपए पैसे और अपने समय पर इतराना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि समय कब बदल जाए। तो दोस्तों, सही कहा ना मैंने? तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए।